Assalamu alaikum. Hope so all of you will be doing great. आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 19 सितंबर 2025 के एक्सपीरियंस को डिटेल के साथ कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है एंड दिस इज़ द ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। ठीक है, बकाया आप जितने भी चैनल्स देख रहे हैं, मैं उसकी गारंटी आपको नहीं दे सकता कि वो रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं या फिर नहीं। अब मैं आपके साथ झूठा एक्सपीरियंस शेयर करके क्या करूँगा? मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर सपोज़ करें मैं सिंपल बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ अपलोड करूँ तब भी आप देखोगे। अगर मैं एक्सपीरियंस के एमसीक्यूज़ देखूँ तब भी आप देखोगे। तो मुझे ना तो एक्सपीरियंस अपलोड करने का नुकसान है, ना मुझे कुछ फ़ायदा है। व्यूज़ मेरे दोनों ही चीज़ों पर आता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक्सपीरियंस इस वजह से अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों का इससे मुनाफ़ा हो सके, आपको बेनिफिट हो सके। ये वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने मेरे पेड कोर्स को जॉइन किया है। मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं इनका एक्सपीरियंस शेयर करें। बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस इस बिना पर शेयर कर रहा हूँ। बाज़ बच्चे ऐसी होती है जो फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाती। सो मेरा दिल करता है कि इनके साथ-साथ आपको भी मुनाफ़ा हो सके, आपको बेनिफिट हो सके। सो एक्सपीरियंस ऑथेंटिक होता है। सिर्फ़ इतना कोशिश किया करें कि जो मैं नॉलेज आपको दूँ इसको गेन करें, अपने आप में एब्ज़ॉर्ब करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। क्यू नंबर फर्स्ट इज़ द रिफ्लेक्स आर डज़ नॉट इन्वॉल्व्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझना होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। दिन आपको रिफ्लेक्स आर खुद ही समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? यहाँ पर हमने क्या किया, एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया। अभी जो हॉट ऑब्जेक्ट है इसको आपने टच किया, सो आपका हाथ ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पर आपका हाथ पीछे हो जाता है। सो देखिए, बाहर से स्टिमुलस आया, आपके हाथ में जो रिसेप्टर्स है उसने स्टिमुलस को रिसीव किया और आपके हाथ का पीछे आना, इसी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। अभी रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पर आएगा? देख यहाँ पर देखिए, पेन रिसेप्टर्स से स्किन के ऊपर इसने रिसीव किया। यहाँ पर देखिए फिर स्पाइनल कॉर्ड दिया गया है। यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा डिफिकल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ जिससे मैं आपको समझाता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन जाता कैसा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन आप समझ गए ना, जब किसी आप स्टिमुलस को रिसीव करते रिसेप्टर के जरिए, तो आपके हाथ का आपकी बॉडी के पीछे चले जाना, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, सो ये एग्जांपल बेसिकली लड़कों को सूट करता है। जब वो बाइक पर जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके आंखों की तरफ मच्छर आता है, तो आपके आंखें खुद बंद हो जाती है। अभी मच्छर करीब भी नहीं आया होता और आपके आई क्लोज हो जाते हैं। से क्या, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अभी ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना, आपके इस हैंड से लेके आपके ब्रेन तक, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्ट। ये जो पाथ फॉलो करता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप केबीके से जा रहे हैं लाहौर से, जो आप पेथ फॉलो कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्ट। स्टिमुलस क्या है? आपके एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। अब सबसे पहले सपोज करें बाहर एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस रिसीव कौन करेगा? ये रिसीव करेगा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इसको देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज कैरी करेंगे टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड देंगे इसे इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स आपको पता है इफेक्टर्स कौन से, वो मोटर न्यूरॉन्स है। फिर मोटर न्यूरॉन्स आपको पता है किधर होते हैं, ब्रेन्स में होते हैं। सो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे पहले देखिए बाहर से स्टिमुलस आया, स्टिमुलस किसने रिसीव किया? रिसेप्टर न्यूरॉन्स ने। रिसेप्टर न्यूरॉन ने हो दिया सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन से आया स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से आ गया इफेक्टर्स। क्यू नंबर 2 इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज U2। तो देखिए, वैसे तो बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन सिल्वोल के बेस के ऊपर हमने बैक्टीरिया को 2 बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसको सेपरेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थिकनेस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। यहाँ पर देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और यहाँ पर ये आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन नजर आ रहा होगा जो पर्पल कलर में है। यहाँ पर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेप्टाइडोग्लाइकेन कितना कम है। इसके लिए बेसिकली एक स्टैनिंग टेक्निक किया जाता है जिसे हम ग्राम स्टैनिंग कहते हैं। यहाँ पर चूंकि ग्राम पॉजिटिव के पास क्या है,
सेल वॉल ज़्यादा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा हैं, तो ये क्या करता है, ये पर्पल कलर को रिटेन करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई से हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके पास चूंकि सेल वॉल थिन है, ये पर्पल कलर को रिटेन नहीं करता। दैट्स वाई ये तो या रेड होगा या फिर इसे हम पिंक कहते हैं। सो दैट्स वाई जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा ये आपको पिंक कलर देगा, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा ये आपको पर्पल कलर देगा। और इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं on the basis of thickness of peptidoglycans. Cue number 3 is the hormone responsible for ovulation. So ovulation होता क्या है? यहाँ पर आपको ओवरी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये आपके ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको मिलता है एग, यहाँ पर दिया भी गया एग। अब इस ओवरी से एक का रिलीज होना, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन करता है? देखिए, हर मैकेनिज्म के पीछे आपको हार्मोन्स मिले, ये करता है ल्यूटेनाइजिंग। क्यू नंबर 4 इज एन इमेच्योर एग इज कॉल्ड। सो इमेच्योर एग कहलाता है oocyte। यहाँ पर मैं आपको पूरे नेम बता देता हूँ। वो एक जो इमेच्योर होगा ये कहलाता है oocyte, जिस तरह मैंने एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में बता दिया। और आपके बॉडी में, आपके ओवरी में जो फर्स्ट सेल बनता है, जो फर्स्ट ओवरी बनती है, वो कहलाती है ओगोनियम। ठीक है, ओगोनियम क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ एग। फिर ये जो ओगोनियम है ये चेंज हो जाता है प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट हर फीमेल में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। प्राइमरी ओसाइट चेंज हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, और सेकेंडरी ओसाइट चेंज हो जाता है ओवम में। ये जो ओवम है ना, ये आपका फुली मैच्योर एग होता है। सो इमेच्योर एग आपका ओसाइट है, एंड फुली मैच्योर एग आपका ओवम, या फिर आप इसे सिंपल वर्ड्स में एक भी कह सकते हैं। नंबर 5 इज क्लस्टर ऑफ 16 सेल इज कॉल्ड। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस देखी हो, सो उसमें हमने क्लीवेज को डिस्कस किया था। देखिए, एक आ जाता है, ठीक है, ये स्पर्म के साथ फ्यूज कर सकता है। ये क्या बना देता है? 2 इंडियन डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है। अब ये जाइगोट जो है डिवाइड करता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा। पहले डिवाइड हो जाता है 2 सेल स्टेज में, फिर आ जाता है 4 सेल स्टेज में, फिर 8 सेल स्टेज में, फिर 16 सेल स्टेज में, फिर 32 सेल में, इस तरह जाता है। अभी जो आपको जाइगोट मिलता है जिसमें डिवीजन मिलती है, हमने कहा था ये होता है क्लीवेज। अभी 16 सेल स्टेज जो आपको यहाँ पर नजर आता है, दिस इज कॉल्ड एज मोरूला। ये आपने याद रखना, ये भूलना नहीं है। And skill number 6 is Fischer-Tropsch alkylation is a process fourth. सो ये हम लैब में एक टेक्निक करते हैं, Fischer-Tropsch सिंथेसिस हम इसे कहते हैं, या फिर इसे हम सिंपल वर्ड्स में Fischer-Tropsch alkylation करते हैं, या फिर इसे सिंपल वर्ड्स में हम Fischer-Tropsch alkylation कहते हैं। एंड दिस इज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज करते हैं। मैं अपने वर्ड्स दोबारा रिपीट करूंगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को सिंथेसाइज करते हैं लैब में। किस चीज से सिंथेसाइज करते हैं? अल्केन से प्लस अल्कीन से। डबल बॉन्ड मैंने इसलिए लिखा कि उनके डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट्स अल्कीन। और इसमें आप सिंपल क्या करते हो, किस किस चीज को ट्रीट करते हो आपस में? सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 के जब इसको आपस में ट्रीट करते हो, सो इससे फॉर्मेशन होती है हाइड्रोकार्बन्स की। और Fischer-Tropsch प्रोसेस क्या है? दिस इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना लूँ आप लोगों के लिए, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम कोल और नेचुरल गैस को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड फ्यूल में। लिक्विड फ्यूल कौन सा है? पेट्रोल। क्यू नंबर 7 इज ईस्टर जनरल फॉर्मूला इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्टर आते कहाँ से हैं? ईस्टर की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? सो स्टूडेंट्स, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो, अल्कोहल क्या है? R(OH), ये आपका अल्कोहल है। जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एस्टरिफिकेशन का, और इससे फॉर्मेशन हो जाती है ईस्टर की। ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? वो है RC(OR). ईस्टर आपका सिंपली क्या है? ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके जनरल फार्मूला क्या है? वो है RCOOR। और अगर आपसे स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ लिया जाए तो वो होगा RC(OR).
यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल ये आपने भूलना नहीं है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल को ट्रीट करते हो एंड द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सो तब जाके इससे एस्टर की फॉर्मेशन। क्यू नंबर 8 इज डेट फॉर्म ऑफ द कार्बन हैविंग हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इज। तो यहाँ पर ये कार्बन नहीं है, ठीक है, ये है डेट फॉर्म ऑफ द कोल, ठीक है, कोल है। सो कोल की वो टाइप जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में आपको 95% कार्बन मिलेगा। अगर हम सबसे कम में बात करें तो वो है पीट। पीट में आपको 55% कार्बन मिलता है। लिग्नाइट में आपको 75% और बिटुमिनस कोल में आपको 85% कार्बन। क्यू नंबर 9 इज ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल क्लोराइड। सो मिथाइल क्लोराइड का जो सिंपल फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, CH3Cl। ये आपका मिथाइल क्लोराइड है और इसमें आपको सिंपल क्या मिलते हैं, यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। और विस्पर थ्योरी क्या कहती है, जब एक एटम में आपको सेंट्रल एक एटम मिले, जिस तरह यहाँ पर क्लोरीन है, और इसके साथ आपको 3 अदर एटम्स मिले, सो ये जो ज्योमेट्री फॉलो करेंगी वो होंगी टेट्राहेड्रल। और बाज़ औक़ात इसमें बॉन्ड एंगल का पूछ लिया जाता है। सो मिथाइल क्लोराइड में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। क्यू नंबर 10 इज ऑन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड with alcohol they forms। So first of all phosphorus ट्राइहेलाइड होता क्या है, इसको हम सिंपल फॉर्म में PX3 लिखते हैं। देखिए, फॉस्फोरस P हो गया, ट्राइहेलाइड मीन जो आपके हैलोजन्स होंगे वो 3 टाइम्स होंगे। हैलोजन कोई भी हो सकता है। हैलोजन आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एस्टाटीन हो सकता है, ठीक है। तो हैलोजन डिफरेंट हो सकते हैं। अब जब भी आप PX3 मीन फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड को ट्रीट करोगे R/OH के साथ, तो इससे फॉर्मेशन हो जाती है फॉस्फोरस एसिड की। फिर आप क्या करते हो, फॉस्फोरस एसिड को ट्रीट करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ। तो जब आप फॉस्फोरस एसिड को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हो तो इससे फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ पर मुझे फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, फॉस्फोरस हैलाइड को ट्रीट करते हो अल्कोहल के साथ, इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉस्फोरस एसिड की। फिर फॉस्फोरस एसिड को आप ट्रीट करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड क्या है, R/, इससे आपका अल्काइल हैलाइड है। जब फास्फोरस एसिड को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो इससे फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यू नंबर 11 इज असलम इज 5 years old and his sister is 3 times of his age. What will be the age of his sister if Aslam is 15 years old? तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन डेटा में सही आंसर निकालेंगे। देखिए, असलम कितने साल का है, असलम है 5 years का। और आगे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो सिस्टर है वो असलम की एज की 3 टाइम्स है। मीन्स अगर असलम 5 years का है तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो सिस्टर की एज क्या आ जाएंगे, वो 15 years आ जाएंगी। देखिए, हमें स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है, अगर असलम 5 years का है और उसकी सिस्टर 3 टाइम्स ऑफ हिज एज है, सो उसकी एज हो जाएंगी 15 years। अब आगे हमने बताना है, अगर असलम 15 years का हो जाए तो उसकी सिस्टर कितनी एज की होंगी। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जब असलम 5 years का था और उसकी सिस्टर 3 टाइम्स है, सो हम फिर क्या करते हैं, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हम सिंपल आंसर क्या निकाल लेते हैं, 15 years निकाल लेते हैं। सो ऐसा नहीं होता। असलम की करंट एज क्या है, असलम की एज हो जाएंगी 15 years, ठीक है। देखिए, पहले कितने का था, 5 years का था। उसकी सिस्टर उसकी एज की 3 टाइम्स थी, सो सिस्टर कितने की हो गई, 15 years की हो गई। असलम की अब एज कितनी है, 15 years है। अब हमने क्या करना है, देखिए, असलम 5 से 15 में जाते हुए इसने कितना टाइम लगाया, 10 years का। तो जब असलम 15 का हो गया तो उसकी सिस्टर कितने की थी, 3 टाइम्स की थी। सो उस टाइम पर उसकी बहन 15 की थी जब असलम 5 का था। सो कितने साल गुजरे बीच में, 10। सो 15 में 10 को ऐड कर ले, सो उसकी सिस्टर हो जाएंगी 25 years की। ये MCQs थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ। असलम 5 years का था तो उसकी सिस्टर 15 की थी। अब अगर असलम 15 का है तो उसके सिस्टर का एज हमने बताना था।
तो देखिए 5 से 15 तक कितना टाइम गुजरा, 10 ईयर। सो 10 को 15 के साथ ऐड कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 25। नंबर 12 इज बिलाल इज टॉलर देन मरवा बट स्मॉलर देन आमिर, हु इज टॉलेस्ट। सो बिलाल जो है वो मरवा से टॉलर है, बट बिलाल जो है वो आमिर से स्मॉलर है, ठीक है, आमिर से। तो देखिए बिलाल सिर्फ और सिर्फ मरवा से बड़ा हो गया, लेकिन आमिर से छोटा है, इट्स मीन आमिर यहाँ सबसे टॉलेस्ट। क्यों नंबर 13 इज साउंड ऑफ ईगल इज। तो देखिए हमारा जो साउंड होता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि ये वॉइस है, और जो हम शोर में जाते हैं वो नॉइस है, और ईगल जो चीखता है उसको हम स्पेसिफिकल कहते हैं कि ये क्या है, ये स्क्रीन। नंबर 14 इज 80% ऑफ 90। सो एक कंडीशन स्टूडेंट्स वो होती है जब आपको ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम दिए जाए। जिस तरह अगर मैं कहता 90% ऑफ 9, तो हम सिंपल क्या करते, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल करके 9 के साथ मल्टीप्लाई करते, सो हमारा आंसर आ जाता 81। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों नंबर डिफरेंट है, परसेंट हमारे पास हमेशा 1/100 के बराबर होता है। 80% मीन हमने 80 को 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 80 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, सो यह आ जाएगा 80, 100 से डिवाइड कर ले, सो अराउंड अबाउट 0.8 आता है। ऑफ का हमेशा मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 0.8 को जब आप 90 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 73। एंड स्क्यू नंबर 15 इज लीप ईयर्स कम्स आफ्टर एवरी ब्लैंक ईयर। सो लीप ईयर हम उस साल को कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हर साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें होते हैं 366 डेज। अब क्या आप मुझे बता सकते कि ये एक एक्स्ट्रा डे क्यों आता है? देखिए फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें होते हैं 28 डेज, और हर 5 साल के बाद इसमें आ जाता है एक एक्स्ट्रा डे जो होता है 29 डेज का, फरवरी। तो डेट्स वाई हम कहते हैं कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, क्योंकि जो 5वां साल है उसमें फिब आएगा और फिब में 29 डेज होंगे। सो 365 की जगह पर हो जाते हैं 366 डेज। क्वेश्चन नंबर 16 is a car is moving with the speed of 120 किलोमीटर पर आवर, how much distance will it cover in 10 minutes? तो देखिए कार की स्पीड क्या है, वो 120 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 10 मिनट्स में। तो डिस्टेंस हमारे पास बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमें 10 मिनट्स दिए गए हैं ना, इसको हम आवर में चेंज करेंगे। सो 10 मिनट्स को हम आवर में कैसे चेंज करेंगे, जब हम 10 को 60 से डिवाइड कर लेंगे, से हमारे पास आ जाएगा 1/6। मीन 10 मिनट्स क्या है, ये 1/6 के बराबर है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि डिस्टेंस हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर है। सो स्पीड कितना है 120 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम कितना है 1/6। सो 120 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, से 120 आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 6 2 12 और 0 पर चला जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर नहीं है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो 20 होगा। सो अगर एक गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, सो 10 मिनट्स में कितना सफ़र करेंगी, 20 किलोमीटर। स्क्यू नंबर 17 इज इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज इज हाफ्ड देन फोर्स बिटवीन देम। सो यहाँ पर ये बेसिकली कूलम्स लॉ अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टेटमेंट ऐड किया हुआ है। सबसे पहले आंसर हम बता देते हैं 4 टैक्स। अगर आप किसी भी 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ करोगे, तो इसके दरमियान जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इस पेज से समझने की कोशिश करते हैं, मैंने सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। कॉलम्स लॉ मैथमेटिकली किस चीज़ के बराबर है, कॉलम्स लॉ में जो फोर्स है ये हमारे पास के यहाँ पर कॉलम्स कांस्टेंट है, ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर है। Q1 आपका फर्स्ट चार्ज है, Q2 आपका सेकंड चार्ज है, और R क्या है, रेडियस बिटवीन द चार्जेस है। सो F1 किसके बराबर है, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो सिंपल कॉलम्स लॉ है। अब हमने यहाँ पर F2 के लिए फाइंड करना है। F2 के लिए हमने क्यों फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ पर हमने फोर्स को फाइंड आउट करना। F2 हमारे पास देखिए जो चार्जेस है वो तो वही है ना, सिर्फ इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हुआ है, तो डिस्टेंस हाफ हुआ है। सो इट्स मीन जो हमें रेडियस दिया गया है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो इनके दरमियान
डिस्टेंस है, बेसिकली जो रेडियस है वो हाफ किया गया है। तो जब आप देखें यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल रेडियस को 2 से डिवाइड कर लिया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर कहाँ से आया? रेडियस के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है। सो F2 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम इस 2 का लेंगे स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 4 का। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आर स्क्वायर 4 आ गया। ये आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये आर 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। सो F2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। मीन जितना आप डिस्टेंस को कम करोगे उतना ही फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। सो जब आप डिस्टेंस को हाफ करोगे सो फोर्स जो है 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को और कम करोगे सो फोर्स और ज़्यादा होगा। इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको जो कॉलम्स ला दिया जाएगा उसमें आपने पुटिंग करनी है आपकी। एंड स्क्यू नंबर 18 इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल। सो एक वायर है जिसमें जो रेजिस्टेंस आर है उसको स्ट्रेच करके डबल किया गया है ऑफ इट्स लेंथ, यानी जो लेंथ दिया गया है उसके हवाले से जो आपका वायर का रेजिस्टेंस है उसको डबल किया गया है। सो आपने बताना है कि जो उसका न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। सो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है PL/A। P क्या है? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर है। एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब R1 किसके बराबर है? PL/A। तो हमें सबको पता है जो हमें फॉर्मूला दिया गया है। अब अगर हम लेंथ को डबल करते जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, सो लेंथ क्या हो गया? 2L हो गया। सो एरिया हमारे पास ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। अब इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सो जिस तरह हमने कॉलम्स लॉ में R1 फाइंड किया था, सॉरी F1 फाइंड किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए R1 तो हमारे पास PL/A के बराबर है। अब R2 किसके बराबर हो जाएगा? R2 हमारे पास बराबर हो जाएगा P2L/A/2। 2L हमने क्यों लिखा? क्योंकि लेंथ इस स्टेटमेंट के मुताबिक डबल हो गया है, ठीक है। लेंथ क्या है? ये डबल हो गया। सो एरिया हमारे पास हाफ हो जाएगा। सो एरिया को हम हाफ कैसे करेंगे? जब एरिया को हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2L डिवाइडेड बाय 2, सिंपल ये वाला लिखा गया है, इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय L। अब ये मैंने कहाँ से लिखा? हमने सिंपल क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। सो 2L डिवाइडेड बाय 1 सेपरेट हो गया, 2 डिवाइडेड बाय A ये यहाँ से आ गया, ठीक है। A डिवाइडेड बाय जो 2, जो हमने बेसिकली एरिया को 2 से डिवाइड किया था। A को हमने जो एरिया है इसको हमने 2 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो गया। सो 2L और 2 इसको जो आप मल्टीप्लाई कर लोगे सो 4L डिवाइडेड बाय A आ जाएगा। देखिए फर्स्ट तो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2L मल्टीप्लाई बाय 2 4L हो गया, और 1 को A से मल्टीप्लाई कर लेंगे सो ये आ जाएगा A। सो यहाँ से तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई ना, क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 4L/A है। सो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4L/A। सो हमें यहाँ पर लेंथ मिल गया है, जो रेजिस्टेंस है वो हमें मिल गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा 4। एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज फ्रॉम 0.02 वेबर to 0.06 Weber in 0.01 second. The induced EMF will be. So मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल में जिसमें चेंज आया है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था? 0.02, उसमें चेंज कितने तक आया? 0.06 तक। कितने टाइम में? 0.01 सेकेंड। अब हमने बताना है जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो कितना होगा। हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है? जो हमें फर्स्ट चार्ज दिया जाएगा, यानी जो फर्स्ट वेबर है ये बेसिकली इस तरह दिया जाएगा, थीटा होता है, θ2 माइनस θ1, और यहाँ पर देखे डिल थीटा दिया गया है, मींस चेंज इन वेबर, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली। सो यहाँ पर देखे, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये सेकंड वैल्यू है। सो हमने लिख दिया, देखिए θ2 था ना वेबर बेसिकली, सो 0.06 आ गया, माइनस 0.02 निकालेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। तो हमारे पास डिफरेंस कितने का है? 0.04 वेबर का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंड्यूस EMF को कैलकुलेट करेंगे। तो इंड्यूस EMF को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, इज इक्वल टू N
या तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, जो आपके पास टू चार्जेस के दरमियान डिफरेंस आया, या तो आप सिंपल ये लिख सकते हो डिल थीटा डिवाइडेड बाय डिल टी, या फिर अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप उसकी जगह डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी लिख सकते हो। तो कितना फ़र्क आया था, एंड हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, सो हम अपने आप से लेट से कर लेंगे कि 1 के बराबर है। सो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, चेंज कितने के आया था 0.04 वेबर, कितने टाइम में आया था 0.0 सेकंड में, 0.01 सेकंड में बेसिकली। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4V का, यानी जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 4V। क्यू नंबर 20 इज if the frequency of incident light is less than the threshold frequency, the photoelectric effect will be। So photoelectric effect बहुत ज़्यादा इजी है। photoelectric effect क्या कहता है, जब आप किसी लाइट को किसी मेटल सरफेस पर थ्रो करते हो और ये जो लाइट आ रही है, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी इस मेटल की सरफेस से ज़्यादा हो, जो यहाँ पर इसके फोटोन है इससे ज़्यादा हो, सो इससे इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है वो इजीली एमिट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर जो इंसिडेंट लाइट है, जिसे हम इंसिडेंट लाइट क्या है, वो लाइट जिसे मेटल सरफेस पर थ्रो कर रहा है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मेटल की सरफेस से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या फिर नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो लॉ है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, वो यही कहती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होगा जब आपकी जो इंसिडेंट लाइट है जो मेटल सरफेस पर पड़ेंगी, तो ये तब होगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस की फोटो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ये चूंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी लिस्ट है, so that's why photoelectric effect नहीं है। MCQ नंबर 21 is which is a simple sentence। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमने बताना है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा। So he opened the door quietly, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन ए को अगर हम देखें, दो ही was ill he went to the school, ये कंपाउंड सेंटेंस है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन बी की बात करें, she sang beautifully and he played the piano, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, सो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आई रेन फास्ट बट मिस द बस, तो यहाँ पर देखिए रेन फास्ट ये आपका एक क्लॉज हो गया, एंड मिस द बस ये सेकंड क्लॉज हो गया, सो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कौन सा है, वो है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 22 इज द मैच हैड बीन वन बाय आवर टीम। अब यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकती है कि एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव है, पर डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस है, और मैंने आपको बताया था सिंपल आप बाय से पहचान सकते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा बाय यूज होगा विद द एक्सेप्शन के सब सम सेंटेंसेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आपको बाय मिलेगा। अब चूंकि आपने इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो निहायत ईजी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, वो है आवर टीम। वर्ब क्या है, वर्ब मीन जो एक्शन वर्ड है, सो वो है हेड वन, ठीक है, और द मैच क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। सो इसको अरेंज कर ले, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सो आवर टीम तो सब में लगाया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, सो वर्ब क्या है, वो है हेड वन एंड द मैच। सो देखिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया, सब्जेक्ट क्या है आवर टीम, वर्ब क्या है हेड वन, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है द मैच। नंबर 23 इज द स्टूडेंट इज कैपेबल ब्लैंक सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो हम हमेशा कहते हैं कि वो जो स्टूडेंट है वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। सो कैपेबल के बाद जब आप ऑफ लगाएंगे, सो इसका मतलब होगा कि वो सलाहियत रखता है, कैपेबल ऑफ में सलाहियत रखता है। द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कैपेबल इन ये भी गलत है, कैपेबल एट ये भी गलत है, एंड बाय का भी यहाँ पर यूज करना गलत। योर लास्ट MCQ इज ही ओपन द विंडो एंड लेट इन द फ्रेश एयर। सो ही ओपन द विंडो अगर हमें सिंपल ये दिया होता, सो इट विल बी अ सिंपल सेंटेंस। देखिए एक हमें कंप्लीट मीनिंग दी जा रही है, सो जब भी आपको एक क्लोज दिया जाए, सिर्फ एक क्लोज, वो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा हो, जो आपको मीनिंग मिल रही हो, मीनिंगफुल हो, कंप्लीट सेंस मिल रहा हो, सो हम कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस है। एंड लेट इन द फ्रेश एयर, और उसने क्या कि जब उसने खिड़की खोली सो फ्रेश हवा अंदर आई। सो हमारे पास क्या है जी, आपका एक
कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? देखिए, एक क्लोज आपका ये हो गया और एक क्लोज आपका ये हो गया और बीच में आपको कंजंक्शन भी मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।